माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आप किसी भी इंडियन से यह सवाल पूछें कि उनके आज तक के सबसे पसंदीदा प्रेसिडेंट कौन है, तो जवाब सबका एक जैसा ही आने वाला है, और वो हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम सिर्फ राष्ट्रपति के तौर पर नहीं जाने जाते, बल्कि उनके साइंस में कंट्रीब्यूशन को भी हम सब आज भी याद करते हैं। लेकिन आखिरकार रामेश्वरम के तट पर रहने वाला एक आम सा लड़का, जो कि स्टेशन पर अखबार बेचने तक का काम किया करता था, वो इस मकाम तक आया कैसे? और वो कौन सी चीजें हैं जो हमें उनकी जर्नी से सीखने को मिल सकती हैं? कुकू एफएम बाइट्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी अमेजिंग बुक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, जो आपको ये सिखाएगी कि एक आम इंसान से खास इंसान तक का रास्ता कैसे तय किया जाता है। की लर्निंग, आपका अपने ईश्वर के प्रति विश्वास आपको लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर करता है। रामेश्वरम शहर के एक इलाके में डॉक्टर कलाम के पिता जैनुल आबुद्दीन सुबह 4:30 बजे उठकर अपनी नमाज पढ़ने जाते थे। अपनी नमाज के बाद वो हर रोज एक लंबी वॉक पर जाते थे। कलाम भी अपने पिता के साथ अक्सर जाया करते थे। मॉर्निंग वॉक के दौरान उनके पिता कुछ भी नहीं बोलते थे, बस रास्ते में मिले परिचितों को दुआ सलाम कर दिया करते थे। कलाम के मन में हमेशा यह बात थी कि आखिरकार उनके पिताजी मॉर्निंग वॉक के दौरान सोचते क्या रहते हैं। जैनुल आबुद्दीन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और नाव चलाने का काम करते थे। अपनी वॉक के दौरान वो अपने लिए शांत समय निकालते थे। कलाम के पिता के पास पूरे शहर से लोग सलाह लेने आते थे, लेकिन कलाम को यह बात समझ नहीं आई कि क्यों आखिरकार लोग उनके पिता के ही पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। नन्हे कलाम ने अपने सवाल मन में ही नहीं रखे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से यह सवाल पूछ ही लिया। डॉक्टर कलाम कहते थे कि वो आज तक बड़े से बड़े फाइटर जेट की कॉकपिट से लेकर देश के राष्ट्रपति तक की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, लेकिन उनके पिता का वो जवाब जो उन्होंने उस दिन दिया आज भी सबसे ऊपर है, और वो शब्द आज भी उनके कानों में गूंजते हैं। उनके पिता ने कहा कि हम सबके ऊपर एक डिवाइन पावर है जो हमसे कुछ बड़ा करवाना चाहती है। ये पावर हमें दुखों से ऊपर उठाती है और हमारे मन में खुशियों को भरती है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आप को उस डिवाइन पावर के हवाले कर दें, और फिर हम अपनी लाइफ में उन ऊंचाइयों को छूते हैं जिनके बारे में हमने खुद से भी कभी उम्मीद भी नहीं की होती। की लर्निंग, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। नन्हा कलाम अपने बचपन से ही रामायण की कहानियां सुना करता था। अब रामेश्वरम में रहने वाला कलाम इस बात को भी जानता था कि कैसे भगवान राम ने लंका जाने से पहले रामेश्वरम के तट पर भगवान शिव की पूजा की थी, और आज वहां हर दिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग धनुषकोडी, जो कि रामेश्वरम से 20-22 किलोमीटर दूर बसा एक आइलैंड है, वहां भी जाते हैं। ये जगह समुद्र संगम के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन दोनों समुद्र मिलते हैं। डॉक्टर कलाम के पिता ने यहीं से अपना नाव चलाने का काम शुरू किया था। उन्होंने अपनी नाव खुद बनाई। इस काम में नन्हे कलाम ने भी अपना हाथ बटाया। डॉक्टर कलाम के लिए नाव को बनते देखना इंजीनियरिंग की दुनिया का इंट्रोडक्शन था। जब छोटे कलाम ने देखा कि कैसे एक नॉर्मल सी लकड़ी को जब सही तरीके से जोड़ा और तोड़ा जाता है तो नाव जैसी चीज बनती है, कलाम के लिए यह रॉकेट मिसाइल बनाने से कम नहीं था। लेकिन चीजें हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन रामेश्वरम में भयंकर तूफान आता है और उस तूफान में डॉक्टर कलाम के पिता की नाव भी खो जाती है। हालांकि उसके बावजूद भी कलाम के पिता के चेहरे पर कोई परेशानी का भाव नहीं दिखाई दिया। उन्होंने अगले दिन अपनी दूसरी नाव बनानी शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में यह नाव बनकर तैयार भी हो गई। लेकिन किस्मत ने अभी भी उनकी परीक्षा लेना बंद नहीं किया। एक बार फिर से भयंकर साइक्लोन में नाव खो जाती है। लेकिन ये क्या, इस बार फिर से डॉक्टर कलाम के पिता परेशान नहीं हुए और फिर से एक नई नाव बनाने में लग गए। ये बात डॉक्टर कलाम के मन में हमेशा के लिए बैठ गई। आगे चलकर जब डॉक्टर कलाम देश के अलग अलग मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड कर रहे थे तो उन्हें कई बार फेलियर को झेलना पड़ा। ऐसे में उस समय उनकी आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा सामने आता, जो अपनी नाव के खो जाने के बाद भी हताश नहीं होते थे। डॉक्टर कलाम को अपने पिता से बार बार कोशिश करने की सीख मिली।
उन्हें समझ आया कि कैसे हम मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने आप को शांत रख सकते हैं और फिर से अपने गोल की ओर बढ़ सकते हैं। की लर्निंग। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। ये बात उस समय की है जब डॉक्टर कलाम सिर्फ 8 साल के थे। घर की हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी उनके माता पिता ने कभी कलाम को इसका एहसास नहीं होने दिया। लेकिन डॉक्टर कलाम बचपन से ही लोगों के दिलों में झांकने के काबिल थे। तो 8 साल के मासूम कलाम को इस बात का पता लग गया कि उसके घर के हालात ठीक नहीं है। लेकिन इसके लिए वो क्या कर सकता था? एक 8 साल के बच्चे को भला कोई नौकरी पर कैसे रखता? तभी कलाम और उसके कजिन शमशुद्दीन को एक आइडिया आया, न्यूज़पेपर बांटने का। ये बात है 1930 के दशक की। उन दिनों रामेश्वरम एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। वहां के लोग आसपास की दुनिया से ज्यादा जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे ये सिचुएशन बदल रही थी। देश भर में गांधी जी की लीडरशिप में आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अब हर कोई आजादी की इस लड़ाई के बारे में जानना चाहता था और इसका सबसे आसान तरीका था न्यूज़पेपर। शमशुद्दीन, जो कि उम्र में कलाम से काफी बड़ा था, उसने प्लान बनाया कि वो पास के शहर में जाकर अखबार खरीदेगा और ट्रेन से रामेश्वरम लेकर आएगा। लेकिन वो ट्रेन रामेश्वरम में रुकती नहीं थी। ऐसे में दोनों भाइयों ने फैसला किया कि शमशुद्दीन हर दिन जब ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर पहुंचेगी तो न्यूज़पेपर के बंडल को स्टेशन पर फेंकेगा और कलाम उन्हें पकड़कर पूरे कस्बे में बांटेगा। दोनों ही इस प्लान को लेकर काफी एक्साइटेड थे। कलाम हर दिन सुबह 4 बजे उठते और पहले अपनी अरबिक क्लास के लिए एक मस्जिद में मौलवी के पास जाते। उसके बाद वो स्टेशन पर जाते और वहां से न्यूज़पेपर लेकर उन्हें पूरे शहर में बांटते। ये काम काफी चैलेंजिंग था, लेकिन कलाम को इसमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी तकलीफ देने वाले काम को कर रहे हैं। वहां से अपना ये काम खत्म कर कलाम अपनी स्कूल के लिए रवाना होते। कलाम की मां ने उन्हें कई बार ये काम करने से रोका, लेकिन कलाम ने इस मामले में उनकी एक नहीं सुनी। कलाम ये भी समझते थे कि ये पैसे जो वो इस काम से कमा रहे हैं वो उनके घर में कितने काम आ रहे हैं, और इस बात से उनकी मां भी उनके ऊपर कितना प्राउड फील करती है। इसीलिए उन्होंने ये काम काफी टाइम तक कंटिन्यू रखा। न्यूज़पेपर बांटने के इस काम ने न केवल कलाम को फाइनेंशियल हेल्प की, बल्कि ये उनकी लाइफ में इंस्पिरेशन का सोर्स भी बना। कलाम हर दिन खुद भी इन पेपर्स को पढ़ते थे। इनमें गांधी जी, नेहरू, पटेल जैसे बड़े बड़े लीडर्स के बारे में लिखा होता था। इन चीजों का कलाम की ओवरऑल पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। की लर्निंग। मेरे लिए नेगेटिव एक्सपीरियंस जैसी कोई चीज नहीं है। रामेश्वरम के छोटे से कस्बे में ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। रामेश्वरम फेमस भी खूबसूरत मंदिरों की वजह से है। आज भी रामेश्वरम शिव भक्तों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह है। उन मेजॉरिटी हिंदुओं के बीच कुछ परिवार मुसलमानों और क्रिश्चियंस के भी थे, लेकिन रामेश्वरम के इतिहास में कभी भी इन तीनों कम्युनिटीज के बीच किसी तरह के धार्मिक दंगे देखने को नहीं मिले। ये बात हैरान कर देने वाली इसलिए भी है क्योंकि उस समय देश भर में मुस्लिम लीग पार्टी पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी। इसकी वजह से अलग अलग जगहों पर हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे देखने को मिल रहे थे। छोटा कलाम भी अखबारों में इन खबरों को पढ़ा करता था। वो कभी समझ नहीं पाता था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके शहर में तो कभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। अगर हम उन 3 लोगों की बात करें जो डॉक्टर कलाम को बहुत इंस्पायर करते थे, तो उसमें पहला नाम आता है उनके परदादा जी का। रामेश्वरम के मंदिर में हर साल मूर्ति को बाहर लाया जाता है और उस मूर्ति को एक साफ पानी के टैंक में धोकर पवित्र किया जाता है। एक बार मूर्ति लोगों के हाथ से छूट जाती है और टैंक में डूबने लगती है। आसपास के सब लोग इससे बहुत ज्यादा हैरान हो गए और परेशान भी, लेकिन भीड़ में से एक आदमी बिना कुछ सोचे समझे टैंक में कूदता है और मूर्ति को बाहर लेकर आता है, और वो आदमी डॉक्टर कलाम के परदादा थे। अपने परदादा जी के बारे में जब कलाम को ये बातें बताई गई तो वो उनसे बहुत इंस्पायर हुए। उस दिन के बाद से जब भी रामेश्वरम के मंदिर में मूर्ति को बाहर लाया जाता तो उस पर फूल चढ़ाने की पहली परमिशन डॉक्टर कलाम के परदादा जी को मिलती थी। उनके परदादा जी की इस सोच का असर डॉक्टर कलाम के पिता पर भी पड़ा, जो कि एक मस्जिद में इमाम थे। रामेश्वरम में हर आदमी उनकी इज्जत किया करता था, और वहीं से डॉक्टर कलाम ने एक अच्छे इंसान और एक सच्ची पर्सनैलिटी की इंपॉर्टेंस को समझा। दूसरा इंसान
जिस पर डॉक्टर कलाम का बहुत प्रभाव पड़ा था वो रामेश्वरम के मंदिर के चीफ पुजारी थे, जो कि हर दिन धोती पहनकर और अपने सर पर तिलक लगाकर मंदिर पूजा पाठ करने जाया करते थे। एक बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के इंसान थे। डॉक्टर कलाम न जाने कितनी बार अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास गए होंगे। हर बार उन्होंने डॉक्टर कलाम को एक सही रास्ता दिखाया। तीसरा इंसान जिसने डॉक्टर कलाम को इंस्पायर किया वो रामेश्वरम के चर्च के फादर थे। ये तीनों लोग एक दूसरे से हर शुक्रवार को मिलते थे और शहर के मुद्दों के बारे में डिस्कस किया करते थे। ये तीनों इस बात का भी ध्यान रखते थे कि शहर में किसी तरह की रिलीजियस टेंशन का माहौल न बनने पाए। एक बार डॉक्टर कलाम के स्कूल में एक नए टीचर आते हैं। कलाम अपने हिंदू दोस्तों के साथ अपनी इस्लामी टोपी पहनकर बैठा करते थे और किसी को कभी भी इससे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब उस नए टीचर ने कलाम को उसके हिंदू ब्राह्मण दोस्त रामंधन के साथ बैठा देखा तो उसे एक काफी अजीब लगा। उसने कलाम को अपना सामान उठाकर पीछे की लाइन में जाने के लिए कहा। कलाम और उसके दोस्त दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों ने अपनी ये बात अपने अपने घर में बताई। रामंधन के पिता मंदिर के पुजारी थे और जब ये बात सभी धार्मिक गुरुओं को पता चली तो वो इस बात से काफी परेशान हुए। उन्होंने उसी दिन टीचर को बुलाया और उन्हें बड़े ही आदर के साथ उनकी गलती समझाई। टीचर ने भी अपनी गलती को समझा और उनकी बात मान ली और इस तरह से कलाम के इन तीन आइडियल हीरोज ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि धर्म को सही मायने में जानने वाला इंसान कभी भी धर्म के नाम पर नफरत नहीं फैलाएगा। की लर्निंग। एक स्टूडेंट की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी यह है कि वो हमेशा अपने टीचर्स से सवाल पूछे। डॉक्टर कलाम की मां एक सादा जीवन जिया करती थी। समय पर अपनी नमाज पढ़ना उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी थी। लेकिन डॉक्टर कलाम को उनकी सबसे बड़ी सीख जो मिली वो थी उनका सैक्रिफाइस यानी त्याग। दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय देश में खाने के सामान की शॉर्टेज रहा करती थी। ये बात डॉक्टर कलाम के घर पर भी लागू होती थी। एक दिन कलाम अपनी मां की बनाई हुई रोटियां खा रहे थे। छोटा कलाम खेलकर थक हार कर अपनी मां के हाथ का खाना खाकर एकदम सुकून महसूस कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी रोटियां खाईं। जब कलाम खाना खाकर हाथ धोने के लिए जा रहे थे तब उनके बड़े भाई ने उनको रोका कि क्या उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। छोटा कलाम अभी भी अपनी गलती नहीं समझ पा रहा था। जब उनके बड़े भाई ने उन्हें बताया कि घर में खाने की बहुत कमी है और क्योंकि कलाम उस दिन ज्यादा खाना खा रहे थे इसलिए अब और खाना नहीं बचा था। अब उनकी मां बिना खाना खाए सोने जा रही थी। ये बात सुनकर कलाम अंदर से बुरी तरह से टूट गए। उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था। उन्हें पता था कि उनकी मां कभी भी खुद से उन्हें परेशानी नहीं बताने वाली है और यही उनके त्याग की वो कहानी है जिसने कलाम को यह सिखाया कि कैसे अगर हम हर इंसान से वैसे ही प्रेम करना सीखें जैसे एक मां अपने बेटे से करती है तो इस दुनिया में कितनी शांति होगी। डॉक्टर कलाम ने सीख को अपने दिल में बैठा लिया और आगे चलकर हमेशा कोशिश की कि वो खुद से ज्यादा दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखे। डॉक्टर कलाम की लाइफ में जिस दूसरी महिला का काफी प्रभाव पड़ा वो थी उनकी बहन जोहरा। जोहरा कलाम से काफी बड़ी थी और उनकी मां की तरह वो भी कलाम से बहुत प्यार करती थी। उनकी शादी जलालुद्दीन से हुई थी। उस समय तक कलाम भी काफी बड़े हो चुके थे। जलालुद्दीन ने कलाम के टैलेंट को शुरुआत से पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कलाम के पिता को कन्विंस किया कि वो कलाम को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आगे मद्रास भेजें। लेकिन कलाम, जिनके घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकलता था, वो भला कॉलेज की फीस कैसे भरते। जब ये बात उनकी बहन जोहरा को पता लगी तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने गहने बेचकर कलाम को अपनी फीस भरने के लिए कहा। कलाम के लिए यह त्याग बहुत बड़ा था। जलालुद्दीन ही कलाम की लाइफ के पहले मेंटोर थे। उन्होंने कलाम के क्यूरियस माइंड को एक दिशा दी। कलाम को यह सिखाया कि कैसे उन्हें हर चीज के बारे में सवाल पूछने चाहिए। इस बात का कलाम पर बहुत गहरा असर पड़ा और यहीं से उनके मन में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ। की लर्निंग। इंसान को कठिनाइयों की जरूरत होती है क्योंकि सक्सेस का मजा उठाने के लिए यह जरूरी है। डॉक्टर कलाम जब मद्रास में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में थे तो उनके साथ 3 और स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें उन्हें एक फाइटर प्लेन का डिजाइन बनाना था। कलाम और उनके दोस्तों ने बड़ी मेहनत के साथ एक डिजाइन बनाया
और अपने प्रोफेसर को प्रेजेंट किया। लेकिन कलाम के प्रोफेसर ने जब यह प्रोजेक्ट देखा तो वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। उन्होंने कलाम की ओर देखा और बड़े ही दुखी मन से उनसे कहा कि कलाम, मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद इतना बेसिक सा मॉडल बनाकर लाए हो। कलाम ये सुनकर हैरान तो थे ही साथ वो अंदर से बहुत दुखी हो गए। प्रोफेसर ने उन्हें 2 दिन का मौका दिया और कहा अगर 2 दिनों में कलाम ने अपना नया प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो उनकी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। कलाम के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। स्कॉलरशिप के बिना कलाम के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाना इम्पॉसिबल था। कलाम उस दिन ना तो खाना खाते हैं और ना ही सोते हैं और पूरी रात अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। अगले दिन जब वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो प्रोफेसर उन्हें दरवाजे पर खड़े होकर काफी देर तक देखते रहे और फिर जब कलाम उन्हें देखते हैं तो अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। कलाम का डेडिकेशन देखकर प्रोफेसर कलाम के इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं और वो कलाम से कहते हैं कि वो चाहते थे कि तुम अपना बेस्ट दो और अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानो। ये बात कलाम के मन में हमेशा रही। आगे चलकर उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज का पूरा यूज किया और देश को मिसाइल और रॉकेट टेक्नोलॉजी में कई सारी नई चीजें थमाई। डॉक्टर कलाम की पर्सनालिटी हमें हर तरीके से बहुत कुछ सिखाती है। उनकी लाइफ का आगे का सफर हम सबसे बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है। उनका इंडिया के पहले परमाणु टेस्ट को लीड करने के साथ अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल सिस्टम पर काम करना और एंड में भारत के प्रेसिडेंट के तौर पर देश को नई दिशा देना। कुकू एफएम बाइट्स की सीरीज से आपने डॉक्टर कलाम के उस सफर को जाना जिसने रामेश्वरम के आम बच्चे को देश के प्रेसिडेंट बनने तक पहुंचाया।